हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपन लेके आए हैं छोटे छोटे टॉपिक जिनकी एग्ज़ाम में आने की एक संभावना होती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हमारे मैक्सवेल के समीकरण, समुच्चय यानी कि एनसेम्बल, मैटर वेव, द्रव्य तरंग, प्रकृति के मूलभूत बल हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ब्रूस्टर के नियम का जिक्र करना है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। आइए आप मैक्सवेल के समीकरण। वास्तव में मैक्सवेल के 4 समीकरण होते हैं। एग्जाम में पूछता भी हमें यही है, कौन सा समीकरण मैक्सवेल का है, कौन सा नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा गलत दिया गया है। पिछली बार भी एग्जाम में आया। आपको क्या करना है, यहाँ मैं समीकरण आपको दिखाऊंगा, आपको देखना है और दिमाग में तस्वीर बनानी है। बात इतनी सी है, ठीक है। मैक्सवेल का पहला समीकरण स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम पर आधारित है। दूसरा चुंबकत्व में गाउस के नियम पर आधारित है। तीसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे के नियम पर आधारित है। और चौथा एम्पियर के नियम पर आधारित है। तो आप जल्दी आइए और देखते हैं। तो प्रथम समीकरण स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम, ये समाकलन रूप है। ये जो आप देख रहे हो वो अवकलन रूप है। यहाँ ये डेल ऑपरेटर होता है, डॉट ई वेक्टर है, वो आयतन आवेश घनत्व है और ये निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नोट ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर हो जाएगा। इसे अपन डी वेक्टर कहते हैं। ये विस्थापन सदिश है और इसे बोलने का तरीका होता है डाइवर्जन ऑफ डी वेक्टर इक्वल टू रो। ध्यान दें, ये डेल ऑपरेटर डॉट अगर ए आ जाए इसे डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। डेल वेक्टर क्रॉस अगर चलो बी आ जाए, बल्कि ए ले लो, ए वेक्टर आ जाए इसे कहते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर। मतलब क्रॉस आ जाए तो कर्ल कहते हैं, डॉट आए तो डाइवर्जन कहते हैं। ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। ये अवकलन रूप है और ये पहला समीकरण खत्म हुआ। आगे बढ़िए। ये मैक्सवेल का दूसरा समीकरण चुंबकीय क्षेत्र में गाउस के नियम पर आधारित है और चुंबकीय क्षेत्र में बंद पथ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है, क्योंकि एक अकेले चुंबक की ध्रुव मैग्नेटिक डायपोल का अस्तित्व संभव नहीं होता। जहाँ एन पोल होता है वहाँ एस पोल भी होता है, हमेशा वो युग्म में होता है, इसीलिए टोटल फ्लक्स का मान 0 लिया जाता है। हालांकि चुंबकत्व वाला चैप्टर अपने है नहीं, लेकिन ये समीकरण तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये इसका समाकलन रूप है। ठीक उसी प्रकार ये इसका अवकलन रूप होगा। इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जन ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 0। बस आगे बढ़िए। मैक्सवेल का तीसरा समीकरण, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे नियम पर आधारित है। ठीक है, ये फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे का नियम ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर माइनस में डी फाई अपॉन डी टी, और फाई का मान होता है बी इंटू ए, जैसा भी है, इस पर आधारित है। देखो ये इसका समाकलन रूप लिया जाता है ऐसा, ठीक इसी प्रकार यहाँ अवकलन रूप लिया जाता है। और ध्यान दीजिए यहाँ एक कर्ल आ गया है, क्योंकि क्रॉस आ गया ना, तो कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू समथिंग समथिंग, जैसा आपके सामने है। ये डेल अपॉन डेल्टा टी को जे ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है, और इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तस्वीर बना लीजिए दिमाग में, ज़्यादा नहीं समझा सकते। जो समझाना था पहले समझा चुके, अभी नहीं। आगे बढ़िए। यहाँ मैं तीसरे समीकरण की एक अच्छी बात और बताना चाहूँगा। तीसरे समीकरण की जो खास बात है वो ये है कि एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। मैक्सवेल का तीसरा समीकरण ये बताता है कि एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल का चौथा समीकरण, यह चुंबकीय क्षेत्र में एम्पियर नियम पर आधारित है। एम्पियर नियम पर आधारित है। एम्पियर का नियम हमने पढ़ा है। एम्पियर का नियम होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बंद पथ का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बंद पथ का रेखा समाकलन बराबर होता है म्यू नोट और सिग्मा आई के। आज यहाँ बस सिग्मा आई का मान दो धाराओं का योग लिया जाता है। ये मुक्त धारा है, ये विस्थापन धारा है। विस्थापन धारा
परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। कभी इसको अपन सिद्ध भी कर चुके हैं कि ये आता कैसे है, आज बस आपको तस्वीर बनानी है और ये देखना होगा। ये धारा के रूप में है, ये चीज़ धारा घनत्व के रूप में है, क्योंकि हम सबको पता है कि धारा I बराबर धारा घनत्व डॉट ए वेक्टर होता है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो। हाँ, ए वेक्टर की जगह अगर आप डी एस वेक्टर लिखते हो तो भी ठीक है, पर जैसा है वैसा रखिए आप। तो इसे और अगर अपन आगे सॉल्व करें तो देखो इनके रूप इस तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक है, ये समाकलन रूप है। अब हम अवकलन रूप की बात करने वाले हैं। ये है डेल ऑपरेटर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि कर्ल ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी हमें। इसको आगे सॉल्व करने पर आप देख लीजिए, और वही डेल अपॉन डेल्टा टी, जिसे डेल अपॉन डेल टी जिसे बोला जाएगा जे ओमेगा। आप फिर वही बात बोल रहा हूँ, एक तस्वीर बना लीजिए। इन समीकरणों में, इन सूत्रों में मैं कुछ नहीं कर सकता, बस आपको देखना है। एग्जाम में पूछेगा क्या सही है क्या गलत है, आपके दिमाग में होना चाहिए। और सुनो, यहाँ जो ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर की वैल्यू होती है म्यू नोट एच वेक्टर। तो म्यू नोट से म्यू नोट चला जाएगा और हमारे पास बचेगा डेल ऑपरेटर क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू समथिंग समथिंग। इसको मैंने आगे भी लिया है, देखिए आप। इसको मैंने दोबारा लिखा, बी की वैल्यू म्यू नोट एच वेक्टर। इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, इसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। म्यू नोट से म्यू नोट चला जाएगा, फिर डेल ऑपरेटर क्रॉस एच वेक्टर बराबर ये मुक्त धारा घनत्व है, और ये जे ओमेगा और बी वेक्टर है। ये मैक्सवेल के समीकरण का चौथा रूप है। देखो आरपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल, गौर करो। कहता है कौन सा मैक्सवेल समीकरण इनमें से नहीं है। अभी हम पढ़ के आए हैं, ये मैक्सवेल का पहला समीकरण है, डाइवर्जन ऑफ डी वेक्टर इक्वल टू रो। ये मैक्सवेल का दूसरा समीकरण है, डाइवर्जन ऑफ बी वेक्टर ऑलवेज जीरो। ये मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है, जाके अब आप देख लेना, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू था माइनस में जे ओमेगा और बी वेक्टर। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए, आप ये देखिए, बराबर है तो माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब ये भी सत्य है। तीसरे वाला गलत हो गया, यहीं पे मिला लो आप, तीसरा गलत क्यों हुआ। यहाँ डेल ऑपरेटर क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू मुक्त धारा घनत्व है और कुछ ऐसा लिखा गया है, और यहाँ मतलब अगर ये चीज़ इधर होती तो सत्य होता, और अगर इधर भी आई है तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, अब सही होता। इसलिए उस एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ ये वाला सवाल, क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए गलत हो गया। मैं आपको बताऊं, अब तक जो हमने पढ़ा उसका निचोड़ आ गया है ये, इसे आप माइनस ले लीजिए। अब तक हमने जो पढ़ा उसका निचोड़ आ गया है ये सवाल, इसको तो मैं हटा देता हूँ। और निचोड़ ये है कि मैक्सवेल के ये चार समीकरण आ गए। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण और ये चौथा समीकरण, ये चौथा समीकरण। तो ये मैक्सवेल के चार समीकरण, ज़्यादा भी नहीं, तो आप इन्हें गौर से देख लीजिए, एक सवाल आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, समुच्चय के बारे में बात करते हैं, एनसेम्बल। हाँ, चांस है कि भाई इस बार वो सवाल पूछ रहे, और ज़्यादा इतना कोई बड़ा भी नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है यार। समान अवस्था वाले निकायों के समूह को, समुच्चय को एनसेम्बल कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, कैनोनिकल एनसेम्बल और ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, यानी कि सूक्ष्म वहत समुच्चय, वहत समुच्चय और वृहत वहत समुच्चय, यानी कि MCE, CE और पूरा लिख दो इसे CE, MCE और GC और E, कुछ ऐसा है। अब देखो इसमें क्या होता है, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में हमें क्या याद रखना होता है और एग्जाम में क्या पूछता है। इसमें क्या होता है,
EVN कांस्टेंट होता है। बस आप तो ये ध्यान रखो, इसमें EVN कांस्टेंट होता है, इसमें TVN कांस्टेंट होता है, तो इसमें TV म्यू कांस्टेंट होता है। म्यू यहाँ रासायनिक विभव है, T यहाँ ताप है, V यहाँ आयतन है, N यहाँ कणों की संख्या है, E यहाँ ऊर्जा है, V यहाँ आयतन है और N यहाँ कणों की संख्या है। मतलब यहाँ EVN कांस्टेंट, यहाँ TVN कांस्टेंट और यहाँ TV म्यू कांस्टेंट। बस आप तो ये याद रखो, कौन से एनसेम्बल में कौन सी राशियाँ कांस्टेंट है, ये हमें एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा और सुनो, इसकी और क्या विशेषता है? ऊर्जा का मान नियत रहता है, दीवारें, इसमें दीवारें कुचालक होती हैं, दीवारें कुचालक, उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। आयतन नियत है, मतलब दीवारें दृढ़ हैं। कणों की संख्या नियत है, मतलब दीवारें अभेद्य हैं, उनको भेद करके कण आर पार नहीं जा सकता। इधर आ जाइए, ताप कांस्टेंट है, दीवारें यहाँ सुचालक हैं। आयतन का मान कांस्टेंट है, दीवारें दृढ़ हैं। अणु की संख्या भी कांस्टेंट है, यानी कि दीवारें अभेद्य हैं। इसकी बात करूं, यहाँ दीवारें भेद्य हैं, कणों की संख्या का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन रासायनिक विभव यहाँ कांस्टेंट होगा। यहाँ ताप नियत रहेगा, आयतन नियत रहेगा। अरे छोड़ो यार, सीधी सीधी सी बात याद रखो। इधर कांस्टेंट क्या? EVN कांस्टेंट, इधर TVN कांस्टेंट और इधर TV म्यू कांस्टेंट। बस आ जाए तो जवाब दे देना, नहीं तो छोड़ो। आगे बढ़ो। द्रव्य तरंग, मैटर वेव, डी ब्रोगली तरंग। डी ब्रोगली भाई साहब बताते हैं कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है। जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, लाइट की ड्यूल नेचर होती है, मतलब वो तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार एक गतिशील कण के साथ भी तरंग जुड़ी हुई होती है। एक गतिशील कण की भी द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होता है, वो कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। वो जो तरंग होती है उसे द्रव्य तरंग कहते हैं, उसे मैटर वेव कहते हैं। उसकी तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र यहाँ दिया गया है, लैम्डा बराबर h/p। p संवेग है जो mv के बराबर है। संवेग का मान √2me के बराबर होगा। e यहाँ ऊर्जा है, ऊर्जा का मान, E का मान qv रखने पर यह आएगा। एक सवाल हमें यहाँ से पूछ सकता है, पूछेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक ड्यूटेरॉन और एक अल्फा कण, इनमें से 3 दे सकता है, कोई 2 दे सकता है, 4 दे सकता है। वो उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताओ बस। लेकिन देखो क्या क्या देगा, अगर वो कह दे उन सब का संवेग बराबर है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? 1:1:1:1 होगा। क्यों सर? H कांस्टेंट, P आपने कांस्टेंट बना दिया। वो कहता है उनका वेग बराबर है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। वो कह दे कि उनकी ऊर्जा बराबर है, तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। वो कह दे उनका विभवांतर बराबर है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात बताओ, तो फिर ये वाला सूत्र काम में लेना है। जिस चीज़ को नियत देता है उसका सूत्र में होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। तो यहाँ से सवाल पूछने की पूरी और बढ़िया संभावना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, ड्यूटेरॉन के लिए और अल्फा कण के लिए विभवांतर के पदों में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है। ये सारे मान एंगस्ट्रम में हैं और लिखा हुआ है, उसे पढ़िए, 12.27/√v एंगस्ट्रम में, 0.286/√v एंगस्ट्रम में, 0.202 एंगस्ट्रम में, अल्फा के लिए 0.101 एंगस्ट्रम में, कुछ ऐसा है। तो इनको भी हमें याद रखना होगा। एक और बात बहुत अच्छी, डी ब्रोगली सिद्धांत द्वारा बोर की दूसरी परिकल्पना का सत्यापन किया जा सकता है। बोर की दूसरी परिकल्पना क्या है? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। बोर की दूसरी परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, उन्हीं स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ऐसा हम पढ़ते हैं। तो आइए ये देखो, कोणीय संवेग J बराबर h/2π का पूर्ण गुणज, ये बोर की दूसरी परिकल्पना है। लेकिन डी ब्रोगली से हम कैसे साबित करें? आओ, डी ब्रोगली भाई साहब ये कहते हैं कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संबंध होती है। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसके साथ भी एक तरंग संबंध होती है, जुड़ी होती है, वो अप्रगामी तरंग होती है। और सुनो, वहाँ उसने एक शर्त बताई कि कक्षा की परिधि का मान, कक्षा की परिधि यानी कि 2πr, कक्षा की परिधि का मान तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। n यहाँ
पहली कक्षा के लिए 1, दूसरी कक्षा के लिए 2, तीसरी कक्षा के लिए 3, यानी कि n का मान 1, 2, 3, 4, 5 कक्षा का क्रम है। डी ब्रोगली भाई साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिन स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है उनकी परिधि का मान तरंग की तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज होना चाहिए, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसे शर्त ये देख लीजिए, इनमें से भी हमें सवाल पूछ सकता है। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम लगा था एक फिजिक्स का, उसमें पूछा गया था कि बोर की दूसरी परिकल्पना का सत्यापन अपन किससे कर सकते हैं, तो डी ब्रोगली के सिद्धांत द्वारा कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने है। तो 2πr बराबर एन लैम्डा, 2πr बराबर एन लैम्डा की वैल्यू h अपॉन पी, 2πr एन h अपॉन पी की जगह एम वी को ऊपर लाऊंगा, 2π नीचे ले जाऊंगा तो एम वी ऊपर लाने पर एम वी आर बन गया, 2π नीचे जाने पर h अपॉन 2π हो गया। एम वी आर को ही कोणीय संवेग कहते हैं, J बराबर एन एच अपॉन 2π आ गया। ये बोर की दूसरी परिकल्पना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और देखो यहाँ देखो, प्रकृति के मूलभूत बल हमें आता भी है, मैं तो सोचा भाई चलो ठीक है इसका जिक्र ऐसे ही कर लेते हैं। प्रकृति के मूलभूत बल 4 प्रकार के बल होते हैं, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और गुरुत्वाकर्षण बल। जब तक कुछ ना बोले इनकी सामर्थ्य का क्रम यही होता है, जब तक कुछ ना बोले पार्टिकल का जिक्र ना करे, हवा में बात करे, लिखा है मैंने, जब हवा में बात करे तो इनमें इनकी सामर्थ्य का अनुपात ऐसा होता है 10 की पावर 39, 10 की पावर 36, 10 की पावर 26 और 1। नाभिकीय बल दुनिया का सबसे प्रबल बल है, गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया का सबसे दुर्बल बल है। नाभिकीय बल प्रबल तो है, पर एक बात और भी है इसके साथ, इसकी परास बहुत कम होती है, ये नाभिक के अंदर ही लग सकता है। इसकी परास 10 की पावर -15 मीटर तक ही होती है, मतलब फर्मी की कोटि तक ही रहेगी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की परास अनंत होती है, विद्युत चुंबकीय बल की परास भी अनंत होती है, मतलब बहुत लंबी दूरियों तक, बृहद दूरियों तक ये लागू होते हैं, तो इनकी परास बृहद कह सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, अब देखो ये सवाल देखो जो आरपीएससी 2018 में ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में पूछा गया, और वो कहता है कि 2 प्रोटॉन हैं, इनके बीच की दूरी का मान 10 नैनोमीटर है। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजा था एक बार। तो वो कहता है कि बताइए यहाँ ये विद्युत चुंबकीय बल है और ये नाभिकीय बल है, इनमें क्या संबंध होगा। ये देख करके हमें भ्रम पैदा होता है कि नाभिकीय बल दुनिया का सबसे प्रबल बल है, तो क्यों ना नाभिकीय बल का मान ज़्यादा कर दें। कौन सा, ये नाभिकीय बल ज़्यादा और विद्युत चुंबकीय बल कम। लेकिन ये आज गलत होगा सर, आज गलत है ये। आज क्यों सर, आज ही तो ये लिख रखा है, ये लिख रखा है, लेकिन यहाँ बात हवा में की जा रही है। आज यहाँ क्या बोला है, इनके बीच की दूरी का मान 10 नैनोमीटर है, ये वाली दूरी 10 की पावर -15 मीटर से बहुत ज़्यादा है। यानी कि इतनी बड़ी दूरी पर, इतनी ज़्यादा दूरी पर नाभिकीय बल तो लगता ही नहीं है, उसका मान लगभग 0 हो जाता है। यहाँ लगेगा प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इस दूरी विद्युत चुंबकीय बल लगेगा, और उस बल का मान नाभिकीय बल की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आंसर हमारा दूसरा होगा। गलती मत करना, ऐसा एग्जाम में दोबारा आ सकता है। और सुनो, और भी यहाँ मैं बात करना चाहूँगा, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाऊँ और ग्रेविटेशन में चले जाऊँ तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ ये है गुरुत्वाकर्षण बल, ये है विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बलों का अनुपात G M1 M2 और ये K Q1 और ये Q2। यहाँ ध्यान दें, यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य पूछ लेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य पूछ लेगा, और उनके अनुपात की कोटि पूछ लेगा। याद रखना ये नीचे वाला मान बहुत ज़्यादा होगा और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, ऐसा सवाल भी मैं पहले बता चुका हूँ, भेज चुका हूँ आपको। एक जो अपना यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट का एक कॉलम आता है, वहाँ जो अपने सवाल आ रहे हैं, वहाँ एक सवाल ऐसा आ चुका है, आप देखना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ से सवाल हमें पूछा जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो ये भी कह देगा विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। ध्यान रखना,
इसका मान 1 से ज़्यादा होगा, जबकि इसका मान, इनका जो अनुपात है वो 1 से कम होगा, क्योंकि ये ज़्यादा और ये कम। यहाँ जो अनुपात आएंगे 10 की पावर माइनस में आएंगे, यहाँ जो अनुपात आएगा वो 10 की पावर प्लस में आएगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ब्रूस्टर का नियम, बिल्कुल एक हल्की फुल्की और छोटी मोटी बातें करनी है अपन को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ये TIR की शर्त है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? डायरेक्ट देखो, साइन IC बराबर 1/μ। अच्छा, ये म्यू क्या है? ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक है विरल के रेस्पेक्ट में। इसे यूं लिखा जा सकता है, म्यू विरल अपॉन म्यू सघन। इसकी ट्रिक याद रख लो, साइन IC बराबर हमेशा हल्का बटा भारी होगा। बिल्कुल, साइन IC बराबर हल्का बटा भारी, ऊपर कम मान आएगा, नीचे ज़्यादा आएगा। ऊपर विरल माध्यम का अपवर्तनांक होगा, नीचे सघन माध्यम का अपवर्तनांक होगा। सघन माध्यम है ये, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। सर फिर ये क्या लिखा है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल में प्रकाश की चाल, सघन में तरंग दैर्ध्य, विरल में तरंग दैर्ध्य। ये कैसे आया? ऊपर ज़्यादा ले लिया? नहीं, सघन लिखने से थोड़ी ज़्यादा हो गया। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, वही कम बटा ज़्यादा। सघन माध्यम में तरंग दैर्ध्य कम, विरल माध्यम में तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। तो वास्तव में कुछ TIR के लिए एक शर्त बता दी मैंने और एक क्रांतिक कोण का मान बताया है। TIR के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे हीरे का चमकना है, और प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है वो भी इसी पे काम करता है। पानी में जो गोताखोर होता है, मछली होती है, बाह्य वातावरण को शंकुनुमा संरचना में देख पाते हैं। वो पारो प्रिज्म वाली कहानी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अनुप्रयोग आपको बताए गए थे। मृग मरीचिका की जो आप बात कर रहे हो, वो मरीचिका की बात कर रहे हो, वो सब ये TIR के अनुप्रयोग हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग हैं। एक क्वेश्चन आगे हमने लिया भी है। अच्छा, ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है? ब्रूस्टर का नियम ये पोलराइजेशन से रिलेटेड है। जब कोई अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट, किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होती है तो इसका कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है। परावर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है, पार्शियली पोलराइज्ड होता है। मतलब इसमें ध्रुवण की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है, और कहा गया है कि आपतन कोण के एक निश्चित मान पर, आपतन कोण के एक निश्चित मान पर परावर्तित प्रकाश किरण पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाती है। आपतन कोण के इस निश्चित मान को ही हम ध्रुवण कोण कहते हैं। ध्रुवण कोण कह सकते हो या ब्रूस्टर कोण कह सकते हो, एंगल ऑफ पोलराइजेशन कह सकते हो, एंगल ऑफ ब्रूस्टर कह सकते हो। ठीक है, और वास्तव में इस ध्रुवण कोण का मान क्या होता है? tan IP बराबर म्यू। यहाँ म्यू क्या है? यहाँ म्यू कुछ ठीक ठाक है, मतलब ये μ2 अपॉन μ1, मतलब ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखा है मैंने। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक। सुनो, चाहे प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही हो, चाहे विरल से सघन में जा रही हो, ये हर स्थिति में लागू होगा। मतलब tan IP का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है तो 1 से कम भी हो सकता है। पर एक बात याद रखना, tan IP बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये हमेशा सत्य होगा। इधर भी हमेशा ही सत्य होगा। क्या? साइन IC बराबर म्यू विरल अपॉन म्यू सघन, हमेशा 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 ऐसा होगा। और इसमें हमेशा क्या होगा? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब दूसरा माध्यम सघन भी हो सकता है तो दूसरा माध्यम विरल भी हो सकता है। ठीक है, ब्रूस्टर के नियम पर एक झील वाला सवाल आपको पता होना चाहिए। झील वाला सवाल क्या था, थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। कहता है ये झील है और प्रकाश की किरणें झील की सतह पर कुछ इस प्रकार और थीटा कोण पर आपतित होती हैं कि परावर्तित प्रकाश किरणें पूरी तरह से समतल ध्रुवित या पोलराइज्ड हो जाती हैं। बताओ थीटा का मान क्या होगा? वो ये भी कह सकता है, और ध्रुवण कोण पर क्या होता है? परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के लंबवत होती हैं। सर ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? ये दे रखा है ना ये फॉर्मूला। पहले हम IP की वैल्यू याद करेंगे। बताओ
टेन आई पी बराबर दूसरे माध्यम, ये दूसरा माध्यम है और ये पहला माध्यम है। दूसरा माध्यम कौन सा हो गया आज? पानी, और पहला माध्यम है हवा। तो टेन आई पी बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू मतलब पानी का अपवर्तनांक, याद रखिए सर 4/3। पहला माध्यम हवा है तो वो 1 आएगा और ये 4/3। टेन थीटा बराबर 4/3 है, टेन आई पी बराबर 4/3 है। याद करो वो 3, 4, 5 वाली ट्रिक जो समुद्र मंथन से मिली थी हमें। अगर टेन आई पी बराबर 4/3 है तो आई पी का मान वास्तव में 53 डिग्री होगा, ये वाला मान 53 डिग्री होगा, तो ये थीटा जो हमसे पूछा वो कितना होगा? 37 डिग्री होगा। ऐसे हमें वो सवाल पूछ लेगा। ये राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है ये सवाल, और एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, हमें फिर पूछ सकता है। ध्यान दीजिए, ये झील वाले केस में ध्रुवण कोण का मान तो कितना होगा? 53 डिग्री, लेकिन प्रकाश किरण और जल सतह के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 37 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लिया है मैंने TIR से रिलेटेड, इसको पारो प्रिज्म कहते हैं। पारो प्रिज्म 45 डिग्री का जो कोण होता है और एक 90 डिग्री का कोण, कुछ इस तरीके की जो डिजाइन वाला प्रिज्म है ना, उसे पारो प्रिज्म कहते हैं। बात ये है यार, मतलब ये 90 डिग्री, दोनों 45-45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45-45 डिग्री, इस प्रकार के प्रिज्म को पारो प्रिज्म कहते हैं। वैसे पारो प्रिज्म क्या करता है? समांतर प्रकाश किरणों को 90 डिग्री पर मोड़ सकता है, 180 डिग्री पर मोड़ सकता है। फिलहाल देखिए, वो ये सवाल देगा हमें, लाल रंग, हरे रंग और नीले रंग की 3 प्रकाश किरणें हैं, पारो प्रिज्म पर चित्रानुसार आपतित होती हैं। कौन सी तरंग का TIR हो जाएगा? मतलब ये यहाँ तक पहुँचेंगी। अब कुछ हैं जिनका TIR हो जाएगा और कौन सी तरंगें हैं जिनका TIR नहीं होगा, ऐसे हमें सवाल पूछेगा। अब तरीका तो देखो, छोड़ो आप तो एक ट्रिक याद रखो। ऐसे सवालों के लिए एक ट्रिक याद रखो। इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम सवाल हल करें और इतना टाइम दें, और एग्जाम में भी नहीं देना अपन को इतना टाइम। तो क्या ट्रिक है भाई? ध्यान दीजिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस रंग के लिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मान √2 से ज़्यादा है, अरे √2 मतलब 1.414 से ज़्यादा है, उसका TIR हो जाएगा। जिसका अपवर्तनांक इससे कम है उसका TIR नहीं होगा। ट्रिक बना लो, MTR कर लो, दीपक लगा लो, जो भी करना है वो करो, लेकिन ऐसे सवालों के लिए हम ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके से हमें जवाब देना होगा। तो मतलब ये वैल्यू √2 से कम है, इसका TIR नहीं होगा, √2 से ज़्यादा है, TIR होगा, ज़्यादा है, TIR होगा, मतलब इन दोनों का TIR होगा और इसका TIR नहीं होगा। ऑप्शन मिल सकता है, केवल लाल का होगा, केवल हरे का होगा, केवल नीले का होगा, जो भी है तीनों का होगा, तीनों का नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? हरे और नीले का TIR होगा। ऐसे यहाँ और भी कुछ वैल्यू दे सकता था। तो ये मैंने कोई सोच के नहीं लिखा 3, 9, 1, 2, 4, 3, 6, ना ऐसे ही लिख दिया। बस आपको एक ध्यान रखना है, जिसके लिए अपवर्तनांक 1.414 से ज़्यादा है उसका TIR होगा, बाकी का नहीं होगा। आगे बढ़िए। एक अच्छा सवाल, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ध्रुवण कोण का मान IP है, तो क्रांतिक कोण का मान बताओ। मतलब कमाल की बात ये कि ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में संबंध पूछने लगा आज। क्रांतिक कोण कहाँ TIR से रिलेटेड है, ध्रुवण कोण कहाँ पोलराइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आइए सर। कहता है प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, तो इस कंडीशन में ध्रुवण कोण का मान IP है। हो सकता है वो डायरेक्ट आपको ध्रुवण कोण ना दे, वो कहेगा जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो आपतन कोण IP दे देगा, थीटा दे देगा, C दे देगा, कुछ भी कह देगा, IP बोल देगा। तो आपतन कोण के इस मान पर परावर्तित प्रकाश किरण पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाती है। समझ जाना, ये ध्रुवण कोण है। और बोलेगा परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं, समझ जाना, यही ध्रुवण कोण है। और मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि अगर ध्रुवण कोण IP है तो क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताओ, मतलब IC की वैल्यू बताओ। आओ मेरे साथ। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, तो देखिए आप ध्रुवण कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? tan IP बराबर म्यू, ये अधूरी जानकारी मिलती है हमें खाली म्यू लिखने से। ये लिखा जाएगा μ2 अपॉन μ1।
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरा माध्यम कौन सा है? विरल, तो म्यू विरल। पहला कौन सा है? सघन, तो म्यू सघन। समीकरण नंबर 1। अब हमें ये पता है साइन आईसी लो, क्रांति कोण। साइन आईसी बराबर क्रांति कोण का मान आता है, ध्यान दीजिए, म्यू विरल अपॉन म्यू सघन। ये हमेशा ही आता है, हमेशा ही। मतलब किसी भी युग्म की बात करें, सघन विरल युग्म की बात करें, उस युग्म के लिए क्रांति कोण का मान अगर अपन से पूछे तो क्रांति कोण का मान साइन आईसी बराबर म्यू विरल अपॉन म्यू सघन, हल्का बटा भारी से याद रखना है। और ये देखो म्यू विरल अपॉन म्यू सघन ये किसके बराबर है? tan IP के बराबर है, तो ये tan IP हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, देखो इसको C लिखना चाहिए था, यानी कि IC बराबर साइन इनवर्स और tan IP, कुछ ऐसा होगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? साइन इनवर्स tan IP, यानी कि ये आंसर होगा। ऐसा हमें एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। और सुनो इसमें क्या गड़बड़ कर सकता है। आज बोला है सघन से विरल में प्रकाश किरण जा रही है, तो फिर आंसर कौन सा होगा? कल हमें ये भी पूछ सकता था, वो यही ले लेता हूँ, देखो आगे नहीं जा रहा मैं। यहाँ तो विरल ले लेगा, मान लो। अब आप इसे समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो। अब इस सवाल को मैं बदल रहा हूँ। वो कह देगा कि प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन माध्यम पर आपतित होता है, तो आपतन कोण के एक निश्चित मान पर परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें लंबवत हो जाती हैं, या परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। तो ऐसे केस में समझ जाएंगे कि वो जो आपतन कोण है वही ध्रुवण कोण है। तो समझो आप, जब प्रकाश विरल से सघन पर जाती है तो ध्रुवण कोण का मान IP लिया जाता है, तो क्रांति कोण का मान क्या होगा इस युग्म के लिए? कौन से? इस सघन विरल युग्म के लिए। ये बात सही है कि TIR तो तभी होगा जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, लेकिन ये तो युग्म बोल दिया ना। ठीक है, आइए सर कैसे सॉल्व करें। बस आप तो सीधा ध्यान दो कि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, ध्रुवण कोण का मान दे दिया, तो कहता है इस युग्म के लिए क्रांति कोण का मान क्या होगा? तो इस युग्म के लिए क्रांति कोण IC का मान क्या होगा? तो सर क्या दिक्कत है इसमें? आइए सर, आज प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है, सघन में आ रही है, तो tan IP बराबर म्यू बराबर दूसरा माध्यम अपॉन पहले माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरा माध्यम आज क्या आ गया भाई? सघन आ गया सर, ये सघन। पहला माध्यम ये विरल आ गया सर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। आओ देखो, साइन IC बराबर म्यू विरल अपॉन म्यू सघन, हमेशा ही ऐसा होगा। वो तो क्रांति कोण के लिए साइन IC बराबर हमेशा ही हल्का बटा भारी होता है, कम बटा ज्यादा होगा वो तो ये विरल अपॉन सघन। आज आप देखोगे ना सर, ये सघन अपॉन विरल tan IP के बराबर है, लेकिन यहाँ विरल अपॉन सघन है, तो आप क्या बोलोगे? 1 अपॉन tan IP। इसे आप कह सकते हो कोट IP। आज यहाँ tan की जगह क्या आएगा? कोट आएगा, तो ये कोट IP हो गया, कोट IP। और आज हमारा आंसर फिर ये नहीं होगा, आज हमारा आंसर ये होगा। और एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 आपको शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी नए वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।